हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाई आर वी इंटरेस्टेड टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वीडियो में और इस लेक्चर सीरीज में जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम सीखने वाले हैं कुछ फंडामेंटल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहले सीखने वाले हैं कुछ जनरल टर्म्स, उसके बाद रिएक्टर के इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल टर्म्स, कुछ जनरल टर्म्स और रिएक्टर इंटरमीडिएट्स के बारे में। पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस वो प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन होता है, मेनली कोवलेंट बॉन्ड्स है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो पहले इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एक नए कंपाउंड को लीड करने में। तो इस कंपाउंड को कहते हैं रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और जो स्पीशीज इस ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब इस फॉर्मेशन को पॉसिबल हो पाता है, मतलब पॉसिबल कराता है, उसको कहते हैं रिएजेंट। अभी हम देखने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज है एसेंशियली ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स दो तरह से ब्रेक होते हैं। एक है होमोलिटिक और दूसरा है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज में हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में कैटियंस और एनियंस मिलते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। Cl2 मॉलिक्यूल लेते हैं। Cl2 gives Cl डॉट प्लस Cl डॉट। इसको और बेटर नोटेशन में लिखते हैं।
Cl बॉन्ड Cl, ऐसे, इसको कहते हैं फिश हुक एरोस, फिश हुक फिश हुक एरोस मेनली तब यूज होते हैं जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ऐसे, तो इसमें मिलते हैं हमें Cl डॉट प्लस Cl डॉट। और रेडिकल्स का एक प्रॉपर्टी है, उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, Cl डॉट में NH2 NP5 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, मोस्ट स्पेसिफिकली इन दिस केस 3s2 3p5, तो 5 + 2 7। जब बॉन्डेड स्टेट में था दूसरे क्लोरीन से, तब इसमें ऑक्टेट रीच हुआ था, पर अब ये क्योंकि ये फ्री रेडिकली क्लीव हो गया, इसमें बस 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नेक्स्ट फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में हर स्पीशीज को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। और इसमें मेन फैक्टर है either 0 और स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दिस केस क्योंकि दोनों क्लोरीन्स ही है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो फ्री रेडिकल्स ऐसी स्पीशीज में बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 या फिर बहुत कम है। और नेक्स्ट, ये मोस्टली गैस फेज या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बनते हैं ये। अभी हम देख लेते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में। हेटेरोलिसिस और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड पेयर एक ही स्पीशीज के पास चले जाते हैं, जिससे हमें कैटियन और एनियंस मिल जाते हैं, A+ एंड B-। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3Br CH3++Br-। इसमें रेगुलर एरो का यूज होता है, जो कि सिग्निफाई करता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है जब इन दोनों स्पीशीज में, तब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर। और इस केस में क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसे कहते हैं कार्बोकैटियन। और अगर मान लीजिए आपने ऐसा स्पीशीज देखा है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको कहते हैं कार्बेनियन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो स्पीशीज है जो कि स्टार्टिंग मटेरियल्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने पे मिलते हैं हमें। तो इसमें 3 तरह के होते हैं।
एक है कार्बोकैटायंस, दूसरा है कार्बेनियंस और तीसरा है फ्री रेडिकल्स। तीन चीजें। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे अब अगर ये बॉन्ड हेटेरोलेटिकली क्लीव होता है तो हमें मिलता है प्लस Br माइनस। तो ये है अपना कार्बोकैटायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमेशा, अब देखिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और अब मान लीजिए नेक्स्ट अपॉन एडिशन ऑफ OH माइनस गिव्स प्रोडक्ट। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टेप्स के बीच में आते हैं, सो इन बिटवीन, इसलिए कहते हैं इसको इंटरमीडिएट्स। और ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, तो फॉर्म होने के बाद इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर। देखने वाले हैं कार्बोकैटायंस के बारे में। तो कार्बोकैटायंस ऐसे स्पीशीज है जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज लगा रहता है। तो सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन ले लेते हैं, वो है CH3 प्लस, और क्योंकि ये सेक्सटेट है, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमें चाहिए ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें स्टेबिलिटी के लिए। तो क्योंकि ये सेक्सटेट है, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है और लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं। लुईस एसिड्स, और इनकी ज्योमेट्री प्लेनर रहती है, प्लेनर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 ऐसे। फिर इनमें एक p ऑर्बिटल रहता है ऐसे, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है, p ऑर्बिटल। और क्योंकि ये प्लेनर स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक ऊपर से और एक नीचे से अटैक करने की, इसलिए इनसे रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन। और नेक्स्ट है इनको स्टेबलाइज कैसे करते हैं। स्टेबलाइजेशन होता है देख लेते हैं एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए ऐसे हेटेरोलेटिकली क्लीव हो गया, तो प्लस अभी ऑक्सीजन लोन पेयर इसके p ऑर्बिटल में डोनेट करता है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इनको स्टेबलाइज करते हैं। अब देखिए 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन सेंटर पे, तो ऑक्टेट अचीव करने में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हेल्प करते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बेनियंस के बारे में। दूसरा कार्बेनियंस।
कार्बेनियंस वो स्पीशीज है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अभी बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको कहते हैं मेल्ड्रम्स एसिड। कार्बेनियंस को अदर टर्म्स में कार्बन एसिड्स की तरह भी कह सकते हैं आप। जैसे अभी देख लीजिए, अपन एथॉक्साइड गिव्स कार्बेनियन। तो एसेंशियली इसका मतलब है जब ये ऐसे हेटेरोलिटिकली क्लीव होता है तब कार्बेनियन बन जाता है इधर। तो अभी देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बेनियंस के बारे में। कार्बेनियंस एसेंशियली ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, मतलब इनके फाइनल शेल वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है और इनके पास ऑक्टेट है, ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करते हैं। और ये अदर टर्म्स में न्यूक्लियोफाइल्स भी कहलाते हैं। और नेक्स्ट इनका ज्योमेट्री in the absence of electron withdrawing resonating groups, इसमें होता है पिरामिडल। शेप के होते हैं ज्योमेट्री। और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स, जैसे इस केस में वो एसेंशियली sp2 बन जाते हैं, जैसे इस केस में। अभी देख लीजिए इस कैनोनिकल फॉर्म और इस कैनोनिकल फॉर्म का नेट स्ट्रक्चर मिलता है हमें। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इस पर, जैसे कॉन्जुगेशन की वजह से। और जैसे इसी एग्जांपल से इनकी स्टेबलाइजेशन मेथड को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्जुगेट हो रहा है कार्बोनाइल ग्रुप से, तो इफेक्टिवली इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो रहा है इफेक्टिवली ऐसे, तो इसकी रिएक्टिविटी मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी कम बढ़ जाती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। तो कार्बेनियंस को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होना चाहिए ऐसे। चलिए लास्ट टॉपिक इस वीडियो में देख लेते हैं कार्बन रेडिकल्स के बारे में। 3 कार्बन रेडिकल्स। इससे पहले मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट रेडिकल जो कि ऑब्जर्व किया गया था वो किया गया था मोसेस गॉम्बर्ग से 1900 में, जो कि यूएसए के थे। तो उन्होंने क्लोराइड एक्सट्रैक्ट किया होमोलिटिक फिशन से
किसको कह रहा हूँ, ऐसे, टू गिव राइज टू गिव राइज टू ट्रिटाइल रेडिकल, इसको कहते हैं ट्रिटाइल रेडिकल। ट्रिटाइल रेडिकल, तो रेडिकल स्पीशीज में कार्बन में वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। तो इसका मतलब ये ऑक्टेट नहीं है, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स रहते हैं, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है ऑक्टेट अटेन करने के लिए। रेडिकल्स में 2 तरह के ज्योमेट्रीज पॉसिबल है मेनली, वो है एक है प्लेनर, दूसरा है पिरामिडल। इसका एग्जांपल है CH3 और इसका है CF3 डॉट। और जनरली ऑक्सीजनेटेड रेडिकल्स जैसे ये एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी एंड मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। और इसमें पहले देखते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। स्टेबलाइजेशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अभी पहले हम ये इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ये है अपना सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सोमो। और जनरली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में जैसे मान लीजिए कार्बोनाइल या नाइट्राइल, ऐसे ग्रुप्स में एक वेकेंट पाइस्टर ऑर्बिटल रहता है। तो यह है पाइस्टर ऑर्बिटल। तो इनमें इन दोनों के ओवरलैप से जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं ऐसे होंगे, तो उसमें तो नेट ओवरलैप के बाद जब 2 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इस सोमो की एनर्जी कम बढ़ जाती है। सो ये है स्टेबलाइजेशन। इतने अमाउंट से स्टेबलाइज होती है अपनी सिंगल इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में जनरली ऐसे मान लीजिए एक्सेट्रा लोन पेयर्स होते हैं मेनली, ऐसे लोन पेयर। तो क्योंकि फील्ड ऑर्बिटल है तो इसकी एनर्जी सोमो से कम होती है। और ओवरलैप के बाद 2 नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं हमें, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स
लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं और एक नए वाले में जो कि ज़्यादा एनर्जी वाला है। तो इसमें नेट 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाते हैं लोअर एनर्जी वाले में और एक जाता है हायर एनर्जी वाले में। तो नेट एक स्टेबलाइजेशन इफेक्ट आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फाइनली कार्बन रेडिकल्स हर वो ग्रुप्स से स्टेबलाइज होते हैं जो कि इधर कार्बेनियंस या फिर कार्बोकैटियंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एग्जांपल्स मिथॉक्सी एक्सेट्रा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे कार्बोनाइल, नाइट्राइल ऐसे, और कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स एग्जाम्पल जैसे ये हुआ एल रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेटिंग ग्रुप, यहाँ जो कि एल्कीन ग्रुप है ऐसे।